अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवान गिलज़ई, मेरे साथ सदीक जान साहब मौजूद हैं। 6 अप्रैल है, आज दिन है मंडे का। सुहेल आफरीदी ने अनाउंस कर दिया है अब 9 अप्रैल का जलसा है, और उसके बाद ज़ाहिर है अब वो मोमेंटम बना रहे हैं, एक पूरी तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं। और जैसे ही ये इसलिए ये उनकी तहरीक या ये फैसला सीरियस है कि इसके रिएक्शन में जो चीज़ें हो रही हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और सुहेल आफरीदी के खिलाफ मुख्तलिफ जो प्यादे हैं वो एक्टिवेट कर दिए गए हैं। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि मौलाना फजल रहमान के घर पे हाजिरियां शुरू हो चुकी हैं। सारे लोग जा रहे हैं, हुकूमत के लोग जा रहे हैं, और कुछ पसे पर्दा चीज़ें पक रही हैं। और क्या वो चीज़ें, सदीक जान साहब के पास कुछ एक्सक्लूसिव मालूमात हैं। सदीक भाई, मौलाना फजल रहमान के घर वैसे आमदोरफ्त इसलिए होती है कि कोई ऐनी तरमीम आ रही हो, 28वें ऐनी तरमीम का भी चल रहा है, लेकिन वो चीज़ें वो भी आप ज़रा बताइएगा कि वो सामने दिखाने के लिए चीज़ें क्या हैं, पसे पर्दा चीज़ें क्या हैं, और ये सुहेल आफरीदी के खिलाफ जो सारी चीज़ें एक्टिवेट हो रही हैं, इस हवाले से ज़रा तफसील से आगाह कीजिएगा। यार मैं एक तो शुरू में कह दूं कि मैं एक बदयांती इस वीडियो में करने जा रहा हूं। अच्छा। और वो बदयांती ये है कि इमरान रियाज साहब ने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि मेरे पास एक ख़बर है हम्म। और इस ख़बर को कंफर्म करो। अच्छा। तो वो मैंने ख़बर कंफर्म की है। अच्छा। तो उनको उ, बताने के बजाय। उनको बताने से पहले मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। सही है। मुझे माजरत इमरान भाई से। इमरान रियाज साहब से माजरत। इमरान भाई ने मुझे कॉल की और इमरान भाई ने मुझे कहा कि ये जो मौलाना फजल रहमान साहब के पास बिलावल गया है, ख्वाजा आसिफ गया है, तो सिर्फ ये नहीं गए, कुछ और भी लोग गए हैं, अच्छा। अ, जिनकी फुटेज नहीं आती। जिनकी फुटेज नहीं आती। हम्म। ठीक है। तो और वो उस वक्त गए हैं जब सारी चीज़ों को बिल्कुल मौलाना साहब के गेट से और जी जी। स्टाफ के बंदे भी कम कर दिए गए और मतलब बड़ी अहम ठीक है। मुलाकातें थी। ठीक है। तो वो इमरान भी ने मुझे कहा, तो मैंने कहा यार मुझे तो नहीं, क्योंकि मैं तो सच्ची बात है कि मौलाना साहब की उन्हीं बातों पे जाऊंगा जो वो ओपनली करते हैं। हम्म। ओपनली उन्होंने बहुत सख्त बातें की हुई हैं। और लेकिन फिर हमें ये भी देखना पड़ता है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था कि ईद के बाद वो सड़कें गर्म कर देंगे। हम्म। और एक चीज़ आप देखें ना कि मौलाना फजल रहमान साहब 2018 में इलेक्शन होते हैं, इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाते हैं। 2018 के इलेक्शन से लेके और जब तक इमरान खान की हुकूमत गिरा नहीं दी गई, तब तक मौलाना फजल रहमान चैन से नहीं बैठे। हम्म। 2 बार वो इस्लामाबाद आए, उन्होंने अपोज़िशन को इकट्ठा किया, पीडीएम रोल बनाई। लिया, पीडीएम बनाई, उन्होंने सख्त तकरीरें की। एक बार उन्होंने धमकी लगाई कि हम कोर कमांडर के घर का घेराव करेंगे, मतलब बहुत एक्सट्रीम चले गए मौलाना यस। साहब। अच्छा, 2024 में भी धांधली हुई। हम्म। चलिए मौलाना साहब की मान लेते हैं कि 2018 में भी धांधली हुई। हम्म। मौलाना साहब कहते हैं तो चले हम जी। उनके उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि धांधली हुई। हम्म। धांधली तो 2024 में भी हुई। हम्म। और 2024 में मेरा ख्याल है कि 2018 से कम है मौलाना साहब की सीटें 2024 में। जी। ठीक है, और ज्यादा धांधली हुई है। ज्यादा उनके साथ ज्यादा धांधली उनके हुई। साथ ज्यादा धांधली हुई। अच्छा, फिर एक और भी चीज है कि मौलाना साहब को तो इसलिए ज्यादा चीजें मिलनी चाहिए थी क्योंकि मौलाना तो पीडीएम में किरदार थे, हम जी। मदरसी सरबराह थे, किरदार। मर्जी किरदार थे। चाहे वो नवाशो को बाहर भिजवाना हो, सारा कुछ उनके साथ ज्यादती तो एक बंदे नहीं, खेद में तमाद के लिए 2 सारा लोगों कुछ ने होता की है। ना। एस्टेब्लिशमेंट ने भी कर दी और इन्होंने भी कर दी, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी कर दी। लेकिन मौलाना ना लॉन्ग मार्च किया, ना मौलाना ने किसी के घर का घेराव किया, ना इस्लामाबाद आए, और ठंडी मीठी वो हाँ। एहतजाज भी कर रहे हैं। मदरसे के बच्चे भी हमें कहीं एक्टिव नजर नहीं आते। फिर कुछ जेन्युइन चीजें हुई। हम्म। इमरान खान के दौर में अगर ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नामजद किया जाता, तो वो तो वज़ीर आज़म उसका घेराव कर चुके होते। ठीक है। हम्म। अभी आप एक और चीज देखें, अभी मौलाना फजल रहमान साहब का ये जो JUIF की एक सीट कम हुई है बिलोचिस्तान से, बलूचिस्तान से। आपने थोड़ा सा भी नहीं सुना होगा कि JUIF ने को बात की है। हम्म। हालांकि एक MNA की सीट आपकी चली गई है, हम्म। क्यों नहीं की? क्या वजह है? देखें, एक तो मौलाना भी उन लोगों में से हैं जो जिनकी बड़ी क्लैरिटी है, हाँ। वो इमरान खान की तरह नहीं है। मौलाना साहब की क्लैरिटी मियां नवाज शरीफ की और जरदारी की तरह है हाँ, कि एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, जिसने भी पाकिस्तान में इक्तदार में आना है तो उसी उसको रास्ते से आना उसी रास्ते से आना है। है। गेट नंबर 4 तो जिसको कहते हैं। गेट वो बंद हो गया होगा, कोई और रास्ता होगा। हम्म। अच्छा, मौलाना की तो अब इतनी तो पावर है कि उनको दर नहीं जाना पड़ता, उनके पास लोग घर आ जाते हैं। ठीक ठीक है ये ना। तो है। तो लाले फ़हीम के भी बड़े राब्ते हैं मौलाना फजल रहमान साहब के लोगों के साथ, उनकी जमात के साथ। तो आप पता नहीं लाले के पास ये खबर है नहीं या लाले ने हमें नहीं दी। नहीं, ज़ाहिर ऐसी खबर वो बताएंगे क्यों? लाला नहीं बताता। लाला को भी क्यों बताया जाएगा? ठीक है, नहीं नहीं, लाले के पास खबर सारी होती है अच्छा। JUIF की। लाले ने आपको और हमें इस काबिल नहीं समझा, और उन्हें पता भी है हमारी यादों का, शायद इसलिए हमें नहीं बताई। तो अब मौलाना साहब
कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेंगे जो जेन्युइन होगा। हम्म, वो सिर्फ इशारतन ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये चीज़ें करते रहेंगे ताकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी एंगेजमेंट शुरू हो जाए। हम्म, और मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि उनकी बहुत हाई लेवल पे एंगेजमेंट शुरू हो गई एस्टेब्लिशमेंट के साथ। सही है। बातचीत उनकी, जो ना होने की वजह से ही शायद वो सिस्टम से आउट थे। हाँ जी। 2 साल में ये इलेक्शन के बाद पहली मर्तबा इतनी हाई पावर मीटिंग्स मौलाना फजल रहमान साहब की हाँ। हुई हैं हम्म, एस्टेब्लिशमेंट के साथ, हम्म, बरह रास्त हुई हैं, हाँ, इनडायरेक्ट नहीं हुई, सही है, बरह रास्त हुई हैं और तगड़ी हुई हैं, सही है, और उस जगह पे हुई हैं जहां पे मौलाना साहब चाहते थे। चाहते थे। हम्म, तो वो चीजें हो गई हैं। अब लेकिन उसमें ब्रेक थ्रू हो सका है, पेशरफ्त हो सकी है, मौलाना साहब एग्री हो चुके हैं जो उनसे डिमांड की जा रही है। इंपॉर्टेंट चीज तो ये है ना, क्योंकि देखें अभी तक एक मैं सिर्फ सर, थोड़ी सी बात इसलिए करना चाहता हूँ कि आपको याद होगा कि खुद प्राइम मिनिस्टर भी जाते रहे, मौलाना को बार बार कहा जाता रहा कि आप सिस्टम के अंदर आ जाएं, आप बलूचिस्तान में हुकूमत ले लें, आप वफाक में वजारतें ले लें, 26वीं तरमीम के मौके पे भी, 27वीं तरमीम के मौके पे। लेकिन मौलाना साहब ने उस वक्त जरदारी साहब भी गए थे, मुझे याद है, तो उनको बहुत कैटेगोरिकली कह दिया था कि जो आपने हमारे साथ कर छोड़ा है, हम नहीं होंगे सिस्टम में। अब पिछले एक साल में क्या ऐसी चीजें बदली हैं कि आपको ये लगता है कि मौलाना साहब जो है वो आमादा हो जाएंगे उन ऑफर्स के ऊपर? सर जी वो किसका ये वो एक कोटेशन है, क्या है कि मतलब वैसे भी कहा जाता है ना हम्म, कि हर एक की एक कीमत है, बस हम्म, कीमत लगाने वाले ने कीमत ठीक लगानी होती है। हाँ ठीक है, और जब आप ऑफर किसी की बात है ऑफर की बात है ना कि ऑफर क्या मतलब, लेकिन तो अब मैं मौलाना साहब के लोगों को ये लगता है कि जितना ये निजाम डिस्क्रेडिट हो चुका है ना, इनके साथ जाके आप अपना ही तो कबाड़ा नहीं, करेंगे, मेरा नहीं तबाही ख्याल। करेंगे, ये उनका दावा है हाँ, उनके अच्छा, लोगों का। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब नईम अशरफ भट्ट साहब ने ये खबर दी कि मौलाना साहब को ऑफ़र की गई है कि आप सिंध में हुकूमत में शामिल हो जाएँ। बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान हुकूमत में मेरी खबर इससे मुतज़ाद है। अच्छा, शायद ठीक नईम है, अशरफ भट्ट साहब की सही है। शायद खबर दुरुस्त हो। हम्म, मेरी ये इन्फॉर्मेशन है कि ये जब अभी सोहेल आफरीदी एक्टिव हुए ना दोबारा, और ये वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि सोहेल आफरीदी अब कश्तियां चलाने वाले। कश्तियाँ चलाने वाले हैं, क्योंकि उनके पास भी टाइम कम रह गया है, यस। उनके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है। हम्म, और पिछले 1.5 माह में स्ट्रीट मूवमेंट ना करने की वजह से सोहेल आफरीदी को बहुत धचका लगा है, बहुत नुकसान हुआ है। तो और अब उनको, यानी पहली बार ऐसे हुआ है कि उन्होंने पॉलिटिकल कमेटी को कहा है कि जी इख्तियार मैं लेने जा रहा हूँ, पहले वो नहीं लेते थे, मुझे आप इख्तियारात, उन्होंने कह के इख्तियार अपने पास लिया है। सही है। और वो 9 अप्रैल को आगे के भी एक देंगे कि इस तारीख को मैं इधर जाऊंगा, इस तारीख को इधर जाऊंगा, इस तारीख को इधर जाऊंगा। कल भी उन्होंने बड़ी सख्त एक तकरीर की, तो अब आपको वो एक्टिव नजर आएंगे और नजर आ रहा है कि उन्होंने कोई एक्सट्रीम स्टेप लेना है। जी। अब उसके लिए जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट प्लान तैयार कर रही है कि उन्होंने जो है वो गवर्नर राज लगाना है, क्या करना है, या हुकूमत। हाँ, क्योंकि देखें इस वक्त सोहेल आफरीदी से के एमपीएस बहुत ज़्यादा खिलाफ हो चुके हैं, जी हाँ। बहुत ज़्यादा एमपीएस जो हैं उनके खिलाफ हो चुके हैं। उसकी वजह यही है कि जो वजारतों के उम्मीदवार हैं, हाँ। किसी का कोई और मसला है, ठीक है, तो उनकी बहुत ज़्यादा दिहाड़ियाँ मुखालफत है, लोगों की रुक ठीक है। बहुत से लोगों की। तो एमपीएस उनके खिलाफ हैं। और पहले आपको पता है ना, ये फ़हीम अख्तर मलिक साहब ने एक खबर दी थी जो बाद में फिर तस्दीक भी हो गई थी एक मीटिंग में, जी। जो उन्होंने खबर दी थी कि अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा जी। था कि इतने हमारे एमपीएस हैं जिन्होंने हल्फ दिया हुआ है। हलफ दिया हुआ है, बैन हल्फी दिया हुआ है, जो जहाँ एस्टेब्लिशमेंट कहेगी उधर चले जी, जाएंगे। जी, जी। जो कि फिर जब इमरान खान ने सोहेल अफरीदी का नाम दिया तो फिर कोई भी नहीं गया, क्योंकि माहौल भी ऐसा। हालात उसमें माहौल हाँ, और था, आज माहौल और है। ये बात दुरुस्त है। आज अब और देखें, अली अमीन गंडापुर एक्टिव है मुसलसल, ज़ाहिर है। अब 2 चीज़ें हो सकती हैं। यानी ये मेरे लिए मानना मुश्किल है कि ये कहा जाए कि मौलाना का बंदा सीएम आ जाएगा। ये मेरे लिए मानना मुश्किल है केपी में। लेकिन ये ज़रूर है कि गवर्नर मौलाना साहब का आए, गवर्नर राज लगे, और गवर्नर राज के खिलाफ पिटीशन कहाँ जानी है? आईनी अदालत में। आईनी अदालत में, ज़ाहिर है। ठीक है, तो आईनी अदालत मैनेज हो जाएगी, ऑलरेडी मैनेज है। ठीक है। अच्छा, ये इसलिए इस बार आपकी इस बात में वजन है मौलाना साहब कि जब सोहेल अफरीदी का रास्ता रोकने का पिटीशन पेशावर हाई कोर्ट में गई थी, तो मौलाना फजल रहमान के भाई लुत्फुर रहमान ही गए थे और उनको यही उम्मीद दिलाई गई थी कि आप वज़ीर आला बन सकते हैं। तो हाँ, हालांकि ये नहीं कह सकते कि आप जी मौलाना फजल रहमान इस गेम से आउट होंगे। नहीं, वो ऑलरेडी उनको मौका मिला, उन्होंने वार उस वक्त भी किया, अब भी वो कर सकते हैं। सोहेल आफरीदी के खिलाफ उनके भाई आपने बड़ी अच्छी बात याद दिलाई है, वरना कोई अकल मानती नहीं है कि उनका पोजीशन का कोई सीएम आ सकता था। मतलब वो जो और जब वो मूव नाकाम हुई तो हाँ, उन्होंने कहा कि वो हमसे पूछे बगैर चले गए, मौलाना ने ये कहा था, लेकिन हाँ, कैसे हो सकता है? हाँ। तो अच्छा, उन्होंने वो मौका नहीं जाया किया, तो ये नहीं जाया कर सकते। अच्छा, एक और बात है ना, मौलाना साहब अगर इतने एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं या इतने वो हैं, वो उधर जो अच्छा पीस बोर्ड में जो पाकिस्तान के, उस पर मौलाना ने क्या किया? तो उन्होंने कहा था हाफिज नईम और मौलाना फजल रहमान ने ईद के बाद तहरीक शुरू करनी थी। ईद के बाद कितना टाइम, 2-3 हफ्ते गुजर चुके हैं अभी तक। वो मैंने बल्कि पूछा मौलाना फजल रहमान की तरफ से, उन्होंने कहा अभी हमारी शूरा का इजलास है, देखेंगे हालात ऐसे हैं। ये शूरा फैसले करती है ये, ठीक नहीं, है। वो शूरा के उस पर रखते हैं, लेकिन मैं वो जब मैं ये पूछने के लिए मैंने मेरी उनसे बात हो रही थी,
तो उनकी गुफ्तगू से अंदाजा यही था कि चीज़ें पस पर्दा ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से मौलाना साहब को उम्मीद है कि शायद कोई एक बात और मुझे बात बताएं ना, मौलाना साहब अगर एंटी स्टैब्लिशमेंट हैं तो वो जो उनके एमपीएस ने उधर वोट दिया था बलूचिस्तान में माइंस एंड मिनरल्स को, हाँ हाँ ठीक है, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई किया बस एक मौलाना शो साहब ने? कॉज हुआ था फिर उससे आगे क्या उन्होंने कुछ कार्रवाई हुआ किया है? देखें, मौलाना साहब को उतनी ही क्लैरिटी है जितनी आसिफ अली हाँ वो जरदारी को बात है बिल्कुल और ठीक जितनी है नवाज बॉटम शरीफ को लाइन है। यही है अब के जब भी हमने आने देखिए, फिर हमारा शिकवा अपनी मजहबी शख्सियात से यही बनता है ना, जब हम उनसे शिकवा करते हैं कि बाकी साहब को आप ये दर्स देते हैं कि अल्लाह पे तवक्कुल करो, अल्लाह पे तवक्कुल करो, खुद आप एस्टेब्लिशमेंट पे तवक्कुल करते हैं, खुद आप एस्टेब्लिशमेंट के जरिए आना चाहते हैं इक़्तिदार में, फिर करें ना अल्लाह पे तवक्कुल, जैसे ईरान ने किया हुआ जैसे ईरान ने किया हुआ है, करें ना अल्लाह पे तवक्कुल। एक बंदे ने कितनी प्यारी बात की, आप और मैं मिले उनसे, तो जिन्होंने सोहेल अफरीदी को कहा कि अब आप बोल्ड स्टेप लें, तो सोहेल अफरीदी जब ये बात करते थे कि जी पार्टी इस पे साथ नहीं है, पार्टी ये कह रही है, फैक्टर्स बता उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा यार कोई काम अल्लाह के लिए भी तो छोड़ दो आप ना, कोशिश करें बाकी काम अल्लाह के लिए मतलब छोड़ सिंसियर एफर्ट करके कुछ कोई काम कोई हिस्सा तो अल्लाह के लिए भी छोड़े ना, कोई तवक्कुल अल्लाह पे भी करें ना, जितना आप कर सकते हैं आप अल्लाह को कहें या अल्लाह मैं अपनी इस्तात के मुताबिक अपनी कैपेसिटी के मुताबिक कर रहा हूँ, बाकी मैं तेरे पे तवक्कुल कर रहा हूँ। उसके लिए नीयत का ठीक होना जरूरी नियत है का ठीक होना जरूरी है, ठीक इधर है, थोड़ा सा वो मसला ठीक। तो अब आप देखें ना, तो मौलाना साहब की बड़ी हाई लेवल पे एंगेजमेंट शुरू हो गई हैं, और मेरा ये ख्याल है कि ना ये बलूचिस्तान के लिए हैं ना ये सिंध के लिए हैं, ये दो मुमकिन चीज़ों के लिए हो सकती हैं। एक ये कि अगर ये जो ईरान अमेरिका की जंग चल रही है इसमें एक ऐसा जिसका हम जिक्र नहीं करते क्योंकि हमें फिर कहा जाता है कि आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और आप पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो एक जो इम्कान है कि एक पाकिस्तान को स्टेप लेना पड़ेगा, जी मुश्किल स्टेप, तो उसके लिए शायद मौलाना साहब से मिले हैं कि अगर हम ये स्टेप लेते हैं तो आपने इसमें सपोर्ट देनी है, और दो मौलाना इम्कानात हो सकते हैं ठीक है अच्छा एक मौलाना उसमें सपोर्ट देंगे, हाँ क्योंकि जिस तरफ हमने जाना है तो उधर भी मौलाना साहब के मामला ठीक है, ठीक है। एक दूसरा जो है वो है केपी, कि केपी में गवर्नर मौलाना साहब का है, उनके भाई गवर्नर के तौर पर आए या जो भी आए गवर्नर के तौर पे, उनका गवर्नर आए और उसके बाद गवर्नर राज लगे और केपी के अंदर मतलब चीजें जो है वो की जाए, तो आगे क्या होता है ये लग जात पे तो जानती है। लेकिन देखे ना, मौलाना फजल रहमान साहब, जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया कि पिछले 2 साल में उन्होंने इस हुकूमत को गिराने के लिए कोई सिंसियर एफर्ट नहीं की, बल्कि उनकी तरमीम को वोट भी दिया, उनकी तरमीम को 26वीं तरमीम 27वीं दोनों 27वीं में भी 27वीं में तो वोट नहीं दिया, जरूरत नहीं थी, और 26वीं में वो कर छोड़ा था, 27वीं में जरूरत नहीं पड़ी ना, 26 में उन्होंने वो कर दिया था जिसके लिए 27वीं की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, और फिर उसके अलावा ये है ना कि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि मौलाना साहब ने अब तक कोई सीरियस क्या मूव की है, कोई फलस्तीन के हक में की हो, कोई पीस बोर्ड के खिलाफ की हो, कोई नोबेल प्राइज के लिए नामजद करने पे की हो, कोई और जो हुकूमत के स्टेप्स हैं अवाम के खिलाफ उस पर की हो, किसी चीज पर उन्होंने नहीं। सही बात है। तो दो इम्कानात ये हो सकते हैं जो सिद्दीक जान साहब ने एक्सप्लेन किए हैं, लेट्स सी। अब ये जो जब आप हम ये वीडियो की है उससे पहले मौलाना फजल रहमान साहब का जो उनका मौकफ है वो भी इसमें मैंने ज़रूर बताया है, तो उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि जी अभी तक जो है वो हुकूमत जो है वो मुश्किल में है, तो वो चाहते हैं कि देखिए ना, इसमें भी बिटवीन द लाइन्स खबर यही है कि हुकूमत मुश्किल में, हुकूमत उनके पास जा रही है, तो अभी तक उनको आसरा दिया हुआ है, तो इसका इनका इससे लगता ही है, और माजी में उनका रिकॉर्ड ये बताता है कि अगर ऐसी कोई मूव होती है तो इसमें ज़रूर कूदेंगे, और वो कोई मौका वैसे भी हाथ से नहीं जाने देते। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सिद्दीक जान साहब बहुत शुक्रिया आपका, जल्द दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 6 अप्रैल है और दिन है सोमवार का। हुकूमत एक ही चीज़ के ऊपर कॉन्फिडेंट थी और है, और वो चीज़ ये है कि अवाम नहीं निकलती, हम जितनी मर्जी महंगाई कर दें। इस पे ज़रा बात करेंगे कि लोगों ने निकलना शुरू कर दिया है, गो के कम तादाद में निकले हैं लेकिन निकलना शुरू कर दिया है। लेकिन उससे पहले 2-3 चीज़ों का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। एक तो मियां असलम इकबाल साहब की वालदा मोहतरमा, उनका इंतकाल हुआ है। अल्लाह ताला उनकी वालदा की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उनकी वालदा के दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला मियां असलम इकबाल साहब और उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। लेकिन जबर, बर्बरियत, फस्तायत, यजीदियत की एक और मिसाल कि मियां असलम इकबाल साहब अपनी वालदा के जनाजे में नहीं आ सके। ये है इस वक्त ट्रू फेस, पाकिस्तान का असल चेहरा इस वक्त। और साथ ही आज एक और बड़ी तशवीशनाक खबर आई कि मूसा विर्क जो तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम का हिस्सा हुआ करते थे, फिर वो ज़ाहिर है एक्टिव नहीं रहे। उनकी शायद उनके वालिद की शायद डेथ हुई थी, जो अजहर मिशवानी साहब ने लिखा हुआ था, उसके बाद वो एक्टिव नहीं थे, तो उनको भी 4-5 दिन पहले जबरी तौर पे गुमशुदा कर दिया गया है मुल्तान से। और ये भी बड़ा तशवीशनाक है एक ऐसे वक्त के ऊपर जब पाकिस्तान एक कोशिश कर रहा है कि इस वक्त दुनिया भर के हालात काफ़ी बदल रहे हैं, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एक मैसेज दिया जा रहा है कि आप पाकिस्तान आ जाएं, अपनी इन्वेस्टमेंट ले आएँ, अपना कारोबार ले आएँ, आ जाएँ पाकिस्तान के अंदर। ऐसे वक्त के अंदर बजाय इसके कि पाकिस्तान देखें, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये मसला नहीं है कि वो पाकिस्तान के अंदर पैसा लाएंगे
तो कोई उसमें उनको कोई मसला है, वो तो कोई भी पैसा अपना ला सकता है। असल मसला पाकिस्तान के हालात है, पाकिस्तान की सूरत हाल है, जो जबर है, जो खौफ है। एक बिजनेसमैन से मिले हम कराची में, तो उन्होंने बताया कि उनकी सारी फैमिली चली गई है पाकिस्तान से, वो भी जा रहे हैं। तो हमने उनसे कहा कि आप क्यों जा रहे हैं? उन्होंने कहा मैं बस जाके आज़ाद फिजा में सांस लेना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे सांस लेते हुए दर्द होता है, मुझे खौफ हर वक्त महसूस होता है कि मेरे साथ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो इन चीज़ों से ज़ाहिर है, एक अगर ये कोशिश की जाती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तान अपनी इन्वेस्टमेंट लाएं, पाकिस्तान आएँ, तो उन चीज़ों को भी खासा धचका पहुँचेगा। फिर आपने एक और चीज़ देखी कि बजाय इसके कि लोग अगर एहतजाज कर रहे हैं, उनको करने दिया जाए पुरअमन तौर पर। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली जो ज़ाहिर है फॉर्म 45 पे, फॉर्म 47 पे तो उनको हरा दिया गया। उनके जो वर्कर्स हैं कराची में, उनके ऊपर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, तशद्दुद हुआ, जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई, तो ये एक बड़ी अफसोसनाक और तशवीशनाक सूरत हाल है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया कि लोगों ने निकलना शुरू कर दिया है, कम तादाद में निकले हैं, तहरीक इंसाफ ने भी लोगों को निकाला है, खुद से भी लोग निकले हैं, ये हुकूमत के लिए खतरे की घंटी है। किसानों ने अपनी मीटिंग्स बुला ली हैं, किसान कह रहे हैं कि हम इस्लाम लाहौर की तरफ मार्च कर सकते हैं। कराची के ताजरों ने मीटिंग्स बुला ली हैं, ओवरऑल ताजरों ने अपनी मीटिंग्स बुला ली हैं, ऑयल टैंकर एसोसिएशन ने अपनी मीटिंग बुला ली है, इसी तरह से जो फ्लोर मिल्स एसोसिएशन है उन्होंने अपनी मीटिंग बुला ली है, जो नान भाई हैं, जो तंदूरों वाले हैं, उन्होंने अपनी मीटिंग्स बुला ली है, क्योंकि किसी के लिए भी इस वक्त कोई भी कारोबार जिस तरह से हुकूमत चाह रही है वो करना मुमकिन नहीं रहा। ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन, अभी आप देखेंगे क्लर्क जो एसोसिएशन हैं वो भी एक्टिव होंगे, क्योंकि देखिए मसला ये हो गया है कि सबसे पहले तो ये है कि लोगों को मतलब किसी भी इंसान के लिए जिंदा रहने के लिए जो बुनियादी जरूरियात हैं पाकिस्तान के अंदर, ज़ाहिर है लोग गंदम की रोटी खाते हैं, तो आटा जो है वो महंगा हो गया बहुत ज्यादा, और मजीद अभी होगा, अभी तो बल्कि महंगा होना शुरू हुआ है। फिर इसी तरह से सब्जियां, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन डीजल, इस पे कोई बात नहीं कर रहा। मुझे कल किसी ने मैसेज किया हुआ था कि असल तो है डीजल, क्योंकि डीजल के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन होती है। डीजल जिन गाड़ियों पे ट्रांसपोर्टेशन होती है वो डीजल पे चलती हैं, तो डीजल की वजह से हर चीज महंगी होगी। सब्जियां जो है पहले मैंने आपको बता दिया कि आटा महंगा, सब्जियां महंगी, घी महंगा, दूध महंगा, अंडे महंगे, यानी इंसानी जरूरत की जितनी भी चीजें हैं वो सब की सब महंगी होना शुरू हो गई हैं पहले ही। और फिर इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो गई है, फैक्ट्रियां मिलें बंद होना शुरू हो गई हैं, उसकी वजह से पहले ही पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी तारीखी बुलंदतरीन सतह के ऊपर है, और मजीद बेरोजगारी बढ़ेगी और अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। फिर इसी तरह से आप जितने भी फिगर उठा के देख लें, जितनी भी चीजें उठा के देख लें, वो सारी की सारी इसी तरह से हैं। और इस वक्त तरजीहात हुकूमत की देख लें, कौमी असम्बली का जो एहतजाज था फ्राइडे वाले दिन, एमपी सोमरो साहब ने मुदस्सिर इकबाल साहब के प्रोग्राम में 365 न्यूज पर बताया कि 7 करोड़ रुपए एक दिन का खर्चा है, 7 करोड़ रुपए, और वो 7 करोड़ जाया हो गए क्योंकि हुकूमत ने महंगाई के ऊपर ये पेट्रोल और डीजल की कीमतों के ऊपर तहरीक इंसाफ बात करना चाह रही थी, उनको बात ही नहीं करने दी, इजलास मुलतवी कर दिया, 7 करोड़ रुपए चले गए। फिर इनके अपने देखें, कल से फिर इश्तेहार मरीम नवाज साहब ने देने शुरू कर दिए, इश्तेहार अखबार के अंदर अब ये करोड़ों अरब रुपए मजीद, मतलब आवाम के टैक्स पैसों से जाएंगे। फिर एक चीज और है, क्योंकि इन्होंने जो ये कहा है कि जनाब हम बसों को वो देंगे, जो है वो कुछ सब्सिडी देंगे, हम पैसे देंगे, वो अभी तक बसों वालों को नहीं मिल रही। अच्छे खासे किराए ज्यादा हो गए हैं, और मोटरसाइकिल वालों को इन्होंने कहा सब्सिडी देंगे, मुझे नहीं लगता अभी तक मिला है, मुझे जरूर प्लीज बताइएगा। मुझे लगता है कि चारों सूबों में, पंजाब, केपी, सिंध, बलूचिस्तान, मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी गाड़ियों वालों को या इनको बाइक्स वालों को जो है वो सब्सिडी मिलना शुरू हुई है, मेरा नहीं ख्याल उनको। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि जो इन ड्राइव चलाते हैं, जो रजिस्टर्ड है ना इन ड्राइव के ऊपर, जो इन ड्राइव चलाते हैं वो गाड़ियां रजिस्टर्ड है आपके पास, जो क्रीम, उबर, इन ड्राइव, येंगो, इस तरह की जितनी गाड़ियां चलाते हैं उनको भी सब्सिडी आपको देनी चाहिए, उनको भी आपको पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल गाड़ियां हैं, पेट्रोल के अंदर सब्सिडी देनी चाहिए, क्योंकि वो लोग हैं जो इसके ऊपर अपना रोजगार कमा रहे हैं, और उनको भी इसमें ऐड करना चाहिए। जो राइडर हैं, जो बाइकिया वाले हैं, उनको ज्यादा आपको रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि वो उनका बेचारों का तो रोजगार उसी के ऊपर मुनहसर है उनके ऊपर। तो मुझे इस पर जरूर बताइएगा कि क्या कहीं पे बाइक्स वालों को और बसों वालों को ये पैसे मिलना शुरू हुए हैं या नहीं मिलना हुए, मेरा नहीं ख्याल कि मिलना शुरू हुए हैं। फिर आप एक चीज और देखें, ऐसे ऐसे क्राइसिस सामने आ रहे हैं कि हॉस्पिटल के पास जो बजट था अद्वियात का, वो बजट अब इसलिए नाकाफी हो रहा है क्योंकि मेडिसिन बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन भी अब महंगी हो गई है। फिर बाकी छोड़ें एम्बुलेंसेस के लिए जो उनको पेट्रोल और जिन गाड़ियों में डीजल डलता है, पेट्रोल और डीजल जो है उसकी कीमतों में इजाफे की वजह से वो जो उनका वो बजट है वो डिस्टर्ब हो गया है। मैं खबर पढ़ रहा था कि एम्बुलेंसेस के किरायों में 40% इजाफा हो गया है,
40% इजाफा हो गया। यानी अब अगर कोई डेड बॉडी लेके जाना चाहता है तो उसके लिए कितनी, कोई बीमार किसी को लेके जाना चाहता है उनके लिए कितनी तकलीफ होगी। तो इसी तरह से मैं समझता हूँ कि एम्बुलेंसेस को भी सब्सिडाइज पेट्रोल और डीजल, जिन गाड़ियों में जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हॉस्पिटल की यूज होती हैं उनको सब्सिडाइज कीमतों के ऊपर पेट्रोल और डीजल देना चाहिए, ताकि जो है वो जो बीमार है, जो जिनको लेके जाना पड़ता है, जो डेड बॉडीज लेकर जानी पड़ती हैं, उनको कोई तो रिलीफ मिले। यानी और फिर जो ये ड्रामा है सारा कि बसों को आप 1 लाख रुपया देंगे महीने का तो उससे वो किराया नहीं बढ़ाएंगे, भाई बसों वालों की भी तो बात दुरुस्त है ना। अब वो कैसे इसके ऊपर वो पुराने किराए के ऊपर चल सकते हैं। मैंने आपको बताया ना कि और फिर हर तरफ से मायूस कुन खबरें। टैक्स शॉर्टफॉल 610, अपना जो इस हुकूमत ने टारगेट सेट किया था उससे 610 अरब कम टैक्स इकट्ठा हुआ है, आगे और शॉर्टफॉल आएगा। आप देखें कि मैं एक और खबर पढ़ा था, हमारी जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स हैं उनका फर्क 28 अरब जो है वो डॉलर हो गया है। 28 अरब डॉलर हम जो इंपोर्ट्स कर रहे हैं, वो जो चीजें बाहर से मंगवा रहे हैं वो 50 अरब डॉलर की मंगवा रहे हैं सालाना, और जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो 22 अरब डॉलर। 28 अरब डॉलर का गैप है। ये गैप कहां से फिल हो रहा है? कर्जों से और ओवरसीज पाकिस्तानियों के रेमिटेंसेस से। और ओवरसीज पाकिस्तानियों, नौजवान जो वापस आए पाकिस्तान, उनके साथ आपके सामने सूरत हाल है। बल्कि इमरान रियाज खान साहब ने एक बात अपने व्लॉग में बहुत अहम किया है, वो बहुत ही अहम है। उसमें इमरान रियाज साहब ने कहा है कि जो हमारी खलीजी ममालिक से लेबर हमारी बेरोजगार होकर पाकिस्तान आ रही है, उनके लिए कोई पैकेज होना चाहिए, उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, क्योंकि उनके रेमिटेंसेस पे ही मुल्क चलता रहा, वो रेमिटेंसेस भेजते रहे, उससे पाकिस्तान को फायदा होता रहा, वो डॉलर भेजते रहे, वो दीगर करेंसीज पाकिस्तान में भेजते रहे, उनके ऊपर हमारा मुल्क चल रहा था, चल रहा है। अब अगर उन पे मुश्किल वक्त आया है, वो बेरोजगार होकर पाकिस्तान आए हैं, तो उनको भी कोई ना कोई हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि ये हुकूमत 35 से 40 हजार अरब कर्जा ले चुकी है पिछले 4 साल में, अंदरूनी और बैरूनी। यह हुकूमत पेट्रोलियम लेवी की मद में 1000 अरब रुपए जो है वो मुजम्मिल असलम साहब ने बताया कि एक साल में ये जो है वो कमा चुके हैं, और वो इन्होंने सुबह को भी नहीं दिया। और मैंने आपको बताया ना कि हर तरफ से एक मायूस कुन खबरें हैं। स्टॉक मार्केट है, गो कि आज वो खुलेगी तो शायद उसको थोड़ा सा ये उठा दें, उसको पॉजिटिव कर दें, क्योंकि आपको पता ही है कि स्टॉक मार्केट भी हमारी अशराफिया का एक धंधा है, और उसको ये ऊपर नीचे कर देते हैं। फिर वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि फ्यूल प्राइसेस की वजह से बिजली महंगी होनी है, गैस महंगी हो गई है, बिजली महंगी होनी है। बाकी सारी बातें छोड़ दें। मैं देख रहा था किसी ने लिखा हुआ था कि जो कब्रें तैयार करते हैं, उन्होंने कब्रें तैयार करने की कीमतें जो हैं वो बढ़ा दी हैं। यानी आप अंदाजा लगाएं कि हर तरफ, यानी अब पाकिस्तान के अंदर मरना भी इतना आसान नहीं रह गया। यानी क्या मतलब हॉस्पिटल में खुदा न खास्ता किसी की डेथ होती है, पंजाब के अस्पतालों की सूरत हाल आपके सामने, हेल्थ कार्ड इन्होंने बंद कर दिया है। सिर्फ क्यों बंद किया था? सिर्फ इसलिए बंद किया था कि हेल्थ कार्ड के ऊपर जो इलाज कराता है ना, वो इमरान खान को दुआएं देता है। मतलब इनकी जहनियत देखें कि कितने नीच, घटिया, गलीज और निचली सतह के ये लोग हैं जहनी तौर के ऊपर, कि इन्होंने हेल्थ कार्ड इसलिए बंद कर दिया कि इमरान खान का वो प्रोजेक्ट है, उससे इमरान खान को फायदा होता है। यार नवाज शरीफ कार्ड उसका नाम रख दो, उसके ऊपर नवाज शरीफ के बच्चों, उनके बच्चों, जिसकी उन सारों की तस्वीरें लगा दो ना यार, उनकी तस्वीरें लगा दो। लेकिन कम से कम हेल्थ कार्ड तो तुम बंद ना करते, जिसकी वजह से जो है वो गरीबों को इलाज भी मुमकिन नहीं रहा। तो केपी इस हवाले से खुश नसीब है, केपी के लोग, कम अज कम वहां पे इमरान खान की फॉर्म 45 की ऊपर जीती हुई हुकूमत ही जो है वो आई है, तो वहां पे हेल्थ कार्ड जो है वो चल रहा है और वहां के लोगों को रिलीफ है। तो देखें, पहले दिन लोग निकले हैं, लेकिन ये जबर करते हैं ना, लोगों को डराने के लिए करते हैं। तो लेकिन अगर ट्रांसपोर्टर्स भी फैसला कर लेते हैं, ताजिर भी फैसला कर लेते हैं, किसान भी फैसला कर देते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी फैसला कर लेते हैं, तो जाहिर है ये किस किस को पकड़ेंगे, किस किस को रोकेंगे। और ये अब रोजाना महंगाई बढ़ेगी। ये तो मैंने आपको बताया ना कि अभी तो इम्पैक्ट आना शुरू हुआ है उस महंगाई का, जो इन्होंने, क्योंकि आप देखें ना कि एक चीज अब कराची से रवाना होगी और पूरे मुल्क के अंदर वो जो इंपोर्ट होकर चीजें आती हैं, तो वो सारी चीजें, फिर किसानों की जो फसलें, चीजें, अब जो गंदम वो ट्रांसपोर्ट करेंगे, अब जो आटा ट्रांसपोर्ट होगा, अब जो चीजें ट्रांसपोर्ट होंगी, तो उनकी कीमतें बढ़ेंगी। तो ये हर रोज आपको इम्पैक्ट आता हुआ नजर आएगा, और फिर आप देखेंगे कि लोगों के अंदर और गम गुस्सा बढ़ेगा और नफरत बढ़ेगी, क्योंकि ये खुद अपनी अयाशियों से बाज नहीं आ रहे। कल अमीर मकाम साहब के आपने काफले का देखा था कि उनके काफले की क्या सूरत हाल है। लोड शेडिंग जो है वो होना शुरू हो गई है। बैरूनी सरमायाकारी जो है उसमें पिछले साल की निस्बत 33% कमी आ गई है। यानी पिछले साल भी 52 साल की कम तरीन सतह पे थी, और इस साल पिछले साल की निस्बत भी 33% जो है वो बैरूनी सरमायाकारी कम हो गई है। तो हर तरफ से, क्यों, वजह एक ही है, ये अवाम के वोटों से आए नहीं है, इनको अवाम का कोई दर्द और एहसास नहीं है,
और अवाम को ये बिल्कुल जाहिल समझते हैं, बुज़दिल समझते हैं। लेकिन मुझे बार-बार मैं ये अपनी वीडियोज़ में कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि अब लोग निकल सकते हैं। क्यों? आप लोगों को दीवार के साथ लगा रहे हैं। आप किसी कमरे में बिल्ली को बंद कर दें और उसको आप दीवार की तरफ धकेलते जाएँ, तो एंड में वो भी आप पे झपट पड़ती है।